जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आप लोग मेंस की सीरीज का एक लुत्फ उठा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के सारे फैकल्टीज जो हैं, जिसमें आपके सारे सेक्शंस जो हैं, आपके जीएस जो भी आपके मेंस में आते हैं दोस्तों, वो सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। लेकिन दोस्तों अभी एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है, जो कि आज से शुरू किया जा रहा है। और ये इनिशिएटिव दोस्तों आप लोगों को मॉडल आंसर्स प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों अभी तक जो आप कर रहे थे वो क्या थे दोस्तों, आप एनालिसिस कर रहे थे, डिफरेंट डायमेंशन से किसी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे थे। चाहे वो इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें, जीएस पेपर 2 की अगर दोस्तों बात करें, तो वहां पर न्यायपालिका की बात हो रही है, या फिर संसदीय व्यवस्था की बात हो रही है, या संघीय व्यवस्था की बात हो रही है दोस्तों। तो वहां पर अब हम लोग क्या कर रहे थे, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे थे, जहां पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी दोस्तों। आप लोगों को विचार करना था दोस्तों, आपको शिक्षक पढ़ा रहे थे, और दोस्तों इसी क्रम में आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों अभी स्टडी आईक्यू बीपीएससी आपके लेकर आया है 70 डेज का एक दोस्तों ऐसा प्लान, जिसमें आप लोगों को न केवल क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्तों मेंस के, बल्कि आप लोगों को एक ऐसा अप्रोच और एक ऐसी दोस्तों कंटेंट दिया जाएगा, जो कंटेंट आप लोगों की मॉडल आंसर्स के रूप में आपको मिलने वाला है। मतलब कहने का यह है कि आप लोगों को हम पढ़ाएंगे भी, और तो साथ में आप लोग जो मॉडल आंसर्स बन सकते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, जो भी आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं या जो पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, उन पर आप लोगों के जो प्रश्न होंगे, उन पर जो मॉडल क्वेश्चन हो, उन पर जो मॉडल आंसर्स हो सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन हो सकता है, विभिन्न प्रकार के इंट्रोडक्शन। दोस्तों देखिए, मैंने आपसे कई बार कहा है कि कभी भी चीजों को सीमित लेके मत चलिए, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों यहां पर जो मॉडल आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी मॉडल आंसर को चिपकाएंगे जाकर। दोस्तों आपकी जो वैचारिक क्षमता है उसका निर्माण होना जरूरी है। अगर दोस्तों वो निर्माण हो जाता है, तो इसके बाद दोस्तों आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन करने के। जैसे अगर आज हम एक सवाल दोस्तों यहाँ सॉल्व करेंगे 38 मार्क्स का, और उसमें आप लोगों को जो मॉडल आंसर है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल भी जाएगा। वो जो क्वेश्चन दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और इस प्रकार से आपके पीवाईक्यूज भी करवाए जाएंगे यहाँ पर, और आप लोगों के जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन टॉपिक से जुड़े हुए, या किसी भी टॉपिक से जो कि करंट में है दोस्तों, उससे आने की जो संभावना है, उस प्रश्न पर भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे, और आपको मॉडल आंसर जो है वो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव है, ये 70 डेज दोस्तों मेंस रोड मैप के नाम से आपके सामने है। 70 बीपीएससी दोस्तों मेंस एग्जाम को ये आपका टारगेट कर रहा है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर फीचर्स हैं, फीचर्स वगैरह सारी बातें आप लोग कर चुके होंगे, कि इसमें डेली एक लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों, एक शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि एक 38 मार्क्स का दोस्तों, एक है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसा कि हमारा बीपीएससी का मेंस रहता है दोस्तों, उसी पैटर्न से यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वालिटी मॉडल आंसर इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोस्तों। क्वालिटी मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मॉडल आंसर देना जरूरी इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली हम जिस प्रक्रिया में काम कर रहे थे दोस्तों, वो थी क्या, वो थी मेरे और आपके बीच में जो एक कन्वर्जेशन दोस्तों, उसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे थे, उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग इंट्रोडक्शंस बना रहे थे, हम दोस्तों कंक्लूजन्स बना रहे थे, हम लोग मेन बॉडी लिख रहे थे, हम डायग्राम्स बना रहे थे। लेकिन दोस्तों आप लोगों के सामने अब जो ये सीरीज शुरू की जा रही है, इसमें आप लोगों को मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, जहां पर आप लोग एक सटीक जो आंसर है उसको देख सकते हैं कि एक अच्छा आंसर क्या हो सकता है किसी क्वेश्चन को लेकर, उसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं दोस्तों, क्या क्या आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप लोग कितनी आलोचना करेंगे, उतनी उसकी कितनी रेशियो होनी चाहिए किसी क्वेश्चन में अगर आलोचना की बात की गई है। और दोस्तों ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इनरिचमेंट वर्क प्रोवाइडेड एचडी दोस्तों, डिटेल्ड आंसर डिस्कशन बाय आवर फैकल्टीज, जो कि आपके सामने सब चीजें हैं। मतलब दोस्तों कहने का यह है कि प्रॉपर इनपुट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सारी बातों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है इस सीरीज के माध्यम से। यहाँ दोस्तों अदर सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें जो हैं आप लोगों के साथ में हम कर चुके हैं। यहाँ दोस्तों यदि हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ सिलेबस ब्रेकिंग, तो ऑब्वियस सी बात है, वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड थीम बेस्ड टॉपिक प्रोवाइडेड प्रीवियस ईयर एंड पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन इज हाईलाइटेड, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स इज अलाइंड विद सब्जेक्ट, सफिशिएंट फोकस इज गिवन इन बिहार स्पेशलाइजेशन दोस्तों। मतलब करंट अफेयर दोस्तों साथ लेके चलना है, और जैसा कि आपके सवाल आते हैं बिहार के संदर्भ में सवाल दोस्तों हम करने का प्रयास करेंगे, कि बिहार का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें रहकर हम उस सवाल को कर सकें। जैसे तो अगर हम बात करें 70 बीपीएससी दोस्तों, तो 70 बीपीएससी में 73वें 74वें संविधान संशोधन की बात की गई थी, 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात की गई, लेकिन दोस्तों वहां पर बात की गई थी बिहार के संदर्भ में जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, जो विमेन एम्पावरमेंट है, वो कितना सफल हो पाया है, सवाल इस पर था दोस्तों। तो विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, 73वें 74वें संविधान संशोधन की बात भी की गई है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। तो दोस्तों इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों साथ में आपका जो बिहार का संदर्भ है उसको भी साथ लेके चलना हमारा एक उद्देश्य है दोस्तों। ये सारी बातें जो है ये आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो हम बात करें कि सर क्या सिलेबस रहने वाला दोस्तों, तो सिलेबस देखिए यहाँ पर डे 1 टू डे 11 दोस्तों आप लोगों का इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर 2 मैं कवर करवाऊंगा। आज दोस्तों डे 1 है, यहाँ पर आज हम लोग एक 38 मार्क्स का क्वेश्चन डील करने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि उस पर क्या मॉडल आंसर बन सकता है, क्या डायमेंशन दोस्तों उस क्वेश्चन के हो सकते हैं दोस्तों, ये करने वाले हैं। फिर डे 12 से 24 दोस्तों आपका इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है, 25 to 36 दोस्तों आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, 37 to 48 दोस्तों हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर दोस्तों, 49 to 60 आपका करंट अफेयर, एंड द लास्ट 61 to 70 डेज दोस्तों ये होंगे आप लोगों के करंट अफेयर सॉरी रिवीजन
रिवीजन का टाइम दोस्तों, मतलब 70 डेज हमारे पास 70 दिन है दोस्तों। जनवरी में आपका जो मेंस है वो संभावित है, तो ऐसे में आप लोगों को 70 दिन के अंदर बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है मॉडल आंसर्स के रूप में दोस्तों। ये है हमारा उद्देश्य दोस्तों, सारी बातें जो हैं। अगर हम लोग बात करें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, तो यहां पर जीएस पेपर 2 जो है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे बीपीएससी के मेंस के दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू से। डे 1 दोस्तों अगर हम लोग बात करें आज की, तो यहां पर आप देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रीएम्बल, रिलेवेंस एंड सोसाइटियल इंप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन दोस्तों। तो यहां पर आपको इस टॉपिक पर प्रश्न मिलने वाला है दोस्तों। इस टॉपिक पर जो प्रश्न मिलेगा उससे दोस्तों जुड़ा हुआ आपको जो मॉडल आंसर है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। डे 2 दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो सिग्निफिकेंस एंड करंट डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, ड्यूटीज दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों बीपीएससी में फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो दोस्तों, ड्यूटीज हो, इनको मिलाकर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यूटीज में और राइट्स में क्या संबंध है, ड्यूटीज और दोस्तों डीपीएसपी या दोस्तों राइट्स एंड डीपीएसपी कैसे इंटरकनेक्टेड है दोस्तों, कैसे वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किस प्रकार से डीपीएसपी और जो मौलिक अधिकार हैं वो सहभागी लोकतंत्र के लिए या फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए एक अनिवार्य तत्व है, उन दोनों के बीच में समन्वय होना, ये सारी बातें जो है दोस्तों आप लोग यहां पर देखने वाले हैं। डे 3 दोस्तों इस तरीके से हम लोग पूरा पॉलिटी जो है वो कवर करेंगे, आप लोगों के बिहार के कॉन्टेक्स्ट को साथ लेके चलते दोस्तों। तो सारी बातें जो दोस्तों इंपॉर्टेंट थी, जैसा कि मैंने आपको इंडेक्सिंग बता दिया है। बाकी दोस्तों आगे आपका दो डे 12 है, उसके बाद से हम लोग आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी दोस्तों उसको शुरू करेंगे दोस्तों। हमारा काम अभी है इंडियन पॉलिटी करना दोस्तों, और इंडियन पॉलिटी में अब आपको ये सवाल करना है जो कि आपको आया हुआ है 38 मार्क्स दोस्तों। तो सवाल आप लोग लिख लेंगे और दोस्तों या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सवाल दोस्तों क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता। सवाल दोस्तों आपके से पूछा गया है सेक्युलरिज्म पर, यानी कि दोस्तों धर्मनिरपेक्षता पर। धर्मनिरपेक्षता केवल एक शब्द नहीं है, यह भारत के संवैधानिक ढांचे में आस्था का एक अनुच्छेद है। धर्मनिरपेक्षता केवल एक शब्द नहीं है दोस्तों, बल्कि यह भारत के संवैधानिक ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आस्था का एक अनुच्छेद है दोस्तों। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका एक स्ट्रक्चर है, नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें एक क्या है, आस्था का एक अनुच्छेद है। संवैधानिक प्रावधानों, न्यायिक घोषणाओं और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता सवाल दोस्तों पूछ रहा है आप लोगों से, और ये बता रहा है आपसे कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो संवैधानिक ढांचे का में आस्था का एक अनुच्छेद है दोस्तों, उसमें दिया गया है। और संवैधानिक प्रावधान जो है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आपको उनकी चर्चा करनी है। न्यायिक घोषणाएं दोस्तों, जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशंस है उनके माध्यम से जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो आपको उन न्यायिक घोषणाओं की बात करनी है। और जो हालिया राजनीतिक घटनाक्रम है दोस्तों, उसके आलोक में आपको इस कथन का विश्लेषण करना है। Secularism is not just a word, it is an article of faith in the India's constitutional structure. Analyze this assertion in light of the constitutional provisions, judicial pronouncements and recent political developments दोस्तों। तो मतलब कहने का ये है, यहां दोस्तों आपसे पूछ रहा है धर्मनिरपेक्षता ये किस प्रकार से जो संविधान है दोस्तों, हमारा जो संवैधानिक एक ढांचा दोस्तों, उसका एक मूल तत्व है दोस्तों, आपको इसकी बात करनी है। और यहां आपको ये भी देखना है कि हमें इसे जस्टिफाई करना है, किस आधार पर हमें इसे जस्टिफाई करना है। जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस दिए गए हैं, जो दोस्तों जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की गई हैं इसके लिए। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो हालिया जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके माध्यम से हमको इस बात को जस्टिफाई करना है। तो यहां दोस्तों अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो एक दोस्तों इंट्रोडक्शन, तो यहां पर अगर किसी का कोट आपको याद आ रहा है दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का अगर कोट याद आता है तो आप वो कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का जो दोस्तों महत्व है आप उसकी बात कर सकते हैं दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता क्या है दोस्तों, यहां पर आपके कई सारे डायमेंशन होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है आपको यहां पर, अब मैं आपको मॉडल आंसर दिखाने का प्रयास करता हूं। लेकिन दोस्तों उस मॉडल आंसर पे जाने से पहले कि हम क्या इस पर एक प्रश्न बना, हम दोस्तों क्या इस पर उत्तर कर सकते हैं, उस पर जाने से पहले हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा दोस्तों धर्मनिरपेक्षता पर, यानी कि सेक्युलरिज्म पर। दोस्तों दो शब्द होते हैं, देखिए दो शब्द होते हैं, क्योंकि दोस्तों सीधा जाना भी ठीक नहीं है कि एकदम से मॉडल आंसर तो आप रटना शुरू कर देंगे, और जब आप रटेंगे दोस्तों तो आपका मेंस नहीं हो पाएगा। रटने वाला दोस्तों कॉन्सेप्ट नहीं है, जरूरी नहीं कि यही सवाल आए, हाँ ये हो सकता है कि इस सवाल पर आधारित कोई और प्रश्न आ जाए, यही सवाल आएगा दोस्तों, तो ये दोस्तों संभावना कम है, क्योंकि मेन से दोस्तों तो आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता तब पैदा होगी जब आपके पास कंटेंट होगा। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मेंस के लिए दोस्तों सबसे जरूरी ये चीज है कि आपके पास पहली बात तो कंटेंट हो, उसके बाद करंट अफेयर से रिलेट करेंगे, उसके बाद दोस्तों चीजें जो हैं फैक्चुअल डाटा हम ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले है वी शुड हैव द कंटेंट अबाउट द टॉपिक, कि कंटेंट है भी कि नहीं दोस्तों। तो यहां पर धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक जो ढांचा उसका एक तत्व है दोस्तों, एक मूल तत्व है।
और इसके लिए आपको संवैधानिक प्रावधान बताने हैं कि कैसे ये बात जस्टिफाई होती है संवैधानिक प्रावधानों से, कैसे ये बात जस्टिफाई होती है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, न्यायिक जो भी व्याख्यान के माध्यम से, और कैसे दोस्तों हालिया जो घटनाक्रम हुआ है राजनीतिक उसके माध्यम से इस बात को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये पता हो कि धर्मनिरपेक्षता दोस्तों होती क्या है, और उसके लिए पता होना चाहिए कि धर्म क्या होता है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि धर्म क्या वही है जो पंथ है दोस्तों। तब तो दोस्तों इस सवाल को करने में आपको मजा आएगा। और सीधा अगर दोस्तों मैं मॉडल आंसर दे दूंगा तो आप उसको रटना शुरू कर देंगे, तो रटना तो है ही दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता दोस्तों, तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि क्या धर्मनिरपेक्षता, क्या दोस्तों धर्मनिरपेक्षता ही पंथ निरपेक्षता है? सवाल नंबर 1। क्योंकि यहां दोस्तों हम कंपेयर करेंगे वेस्टर्न थॉट को भी, कुछ पश्चात्य जो दोस्तों चिंतन है हम उसको भी कंपेयर करेंगे, उसको उस कंपैरिजन के माध्यम से हम लोग अपने आंसर को फ्रेम करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इन दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही शब्द है और वो है सेक्युलरिज्म दोस्तों। वो क्या है? वो है दोस्तों सेक्युलरिज्म। और दोस्तों हिंदी में आप उसको कहो धर्मनिरपेक्षता, चाहे दोस्तों आप उसको कहो पंथ निरपेक्षता। दोस्तों क्या धर्म और पंथ एक होता है? तो इसका उत्तर है नहीं सर, धर्म और पंथ एक नहीं होता दोस्तों। क्योंकि जब आपके धर्म और पंथ के बारे में अंतर पता होगा तब दोस्तों आप इस सवाल को और अच्छे से कर पाएंगे, तब ये बात आप समझ पाएंगे जो मॉडल आंसर में लिखा गया है कि पश्चिम में बहुत कठोर पृथक्करण किया गया है, एक रिजिड सेपरेशन मिलता है राज्य और धर्म के बीच में। लेकिन दोस्तों हमारे यहां पर वो कठोर सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण दोस्तों निहित है धर्म और पंथ के बीच उस अंतर में, कि क्या पंथ ही धर्म है और क्या धर्म ही पंथ है? तो इसका उत्तर है नहीं। तो धर्म क्या होता है? धर्म दोस्तों अगर हम बात करें धर्म शास्त्र के अनुसार तो धर्म क्या है? जैसे सूर्य का दोस्तों धर्म होता है, वो पूरब से उगता है और न जाने कितने हजारों लाखों वर्षों से पूरब से उग रहा है। दोस्तों उसका धर्म है पूरब से उगना, आपको रोशनी देना दोस्तों, आपको ऊर्जा देना, आपको दोस्तों गर्मी देना। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चंद्र का धर्म होता है आपको शीतलता देना दोस्तों। दोस्तों पानी का धर्म है बहना, बिच्छू का डंक है दोस्तों बिच्छू का धर्म होता है डंक मारना। चाकू का धर्म दोस्तों क्या है? काटना। और इन सब मतलब प्रकृति में मौजूद दोस्तों हर वस्तु का अपना एक निश्चित धर्म है। तो ये धर्म क्या है दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं ये धर्मशास्त्र की। जब गांधी पढ़े होंगे तो गांधी में आपको धर्म का सही उल्लेख मिला होगा, क्योंकि गांधी धर्म को वही मानते हैं जो धर्मशास्त्र में बताया गया है। गांधी के अनुसार वही धर्म है दोस्तों जो धर्मशास्त्र में बताया गया है दोस्तों। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि सूर्य पूर्व से ही उग रहा है दोस्तों कई हजारों लाखों वर्षों से, चंद्र तो शीतलता ही देता है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि कहीं धर्म दोस्तों कर्म तो नहीं है। तो सही बात दोस्तों, धर्म कुछ और नहीं, धर्म दोस्तों क्या है? धर्म इज नथिंग बट द कर्मा दोस्तों। धर्म क्या दोस्तों? धर्म तो कर्म है। धर्म क्या है दोस्तों? धर्म तो कर्म है दोस्तों। और ये कर्म लगातार प्रकृति में मौजूद हर वस्तु अपना निभाती दोस्तों आई है, और बहुत लंबे समय से दोस्तों, और आज भी वो वर्तमान में भी विद्यमान है। इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इवन टुडे, कि सूर्य दोस्तों पूर्व से उगता है। क्या कभी दोस्तों पूर्व पश्चिम से उगा है? नहीं। क्या दोस्तों कभी चंद्र ने गर्मी देने का प्रयास किया हो? नहीं दोस्तों। क्या दोस्तों कभी पानी ने बहना छोड़ दिया दोस्तों? नहीं दोस्तों। क्या दोस्तों बिच्छू ने डंक मारना छोड़ दिया हो? नहीं। इसका मतलब है कि प्रकृति में मौजूद हर वस्तु का अपना एक निश्चित धर्म है, एक कर्म है, और वो अपने कर्म को लगातार निभाते आ रहे हैं। तो आप भी दोस्तों इसी प्रकृति का दोस्तों इसी नेचर का एक हिस्सा है। तो क्या आपका धर्म नहीं होगा? क्या आपका कर्म नहीं होगा? तो उत्तर है कि सर होना चाहिए हमारा भी, क्योंकि हम भी सर इस प्रकृति के हिस्सा हैं। तो दोस्तों हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है दोस्तों साफ रहना, स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब दोस्तों साफ का मतलब यहां पर कपड़ों के स्वच्छ होने से नहीं है दोस्तों, या कपड़ों के साफ होने से नहीं है, बल्कि दोस्तों हमारे साफ होने का मतलब है कि हमारा दोस्तों क्या होना? हमारा नैतिक होना दोस्तों, हमारा सद्गुणी होना दोस्तों, टू बी ए मोरल एंड वर्चुअस। दिस इज आवर फीचर दोस्तों। ये दोस्तों हमारा गुण है, ये दोस्तों हमारा कर्म है। धर्मशास्त्र में एक व्यक्ति के धार्मिक होने के कुछ पैरामीटर बताए गए हैं, कुछ दोस्तों आधार बताए गए हैं। नैतिक होना चाहिए, समाज की भलाई की बात करने वाला होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, समुदाय की भलाई की बात करता हो, झूठ ना बोले, टॉलरेंट की बात होनी चाहिए दोस्तों, क्षमा करने की बात करता हो, फॉरगिवनेस होनी चाहिए उसमें, क्रोध ना आता हो। ये दोस्तों कुछ फीचर होते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार एक धार्मिक व्यक्ति के। तो आपका धर्म दोस्तों ये है, आपका कर्म ये है दोस्तों जो बताया गया है धर्मशास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों धर्म क्या है? धर्म तो कर्म है दोस्तों। धर्म क्या है? धर्म तो नैतिकता है दोस्तों। धर्म क्या है? ये तो नैतिकता है दोस्तों। इट इज मोरलिटी। ये दोस्तों क्या है? ये तो नैतिकता है दोस्तों। धर्मा तो क्या है दोस्तों? तो धर्मा तो नैतिकता है जी, मोरलिटी है। तो धर्म कर्म है, धर्म नैतिकता है दोस्तों।
अब और इवन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ। धर्म क्या है? धर्म तो जीवन जीने का तरीका है दोस्तों, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो जब धर्मा कर्मा है, जब धर्म नैतिकता है दोस्तों, तब आप ये बताएं कि क्या धर्म से निरपेक्ष हुआ जा सकता है? सोचिए दोस्तों, यहां तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप तो कर्म से निरपेक्ष होने की बात कर रहे हैं। और अगर आप कर्म से ही दोस्तों निरपेक्ष हो जाइएगा तो यह बताइए किस प्रकार के समाज की आप बात कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों नैतिकता से निरपेक्ष हो जाइएगा दोस्तों, तो ये बताइए आप किस प्रकार के समाज की उम्मीद करते हैं। क्या दोस्तों नैतिकता से समाज को अलग करके या समाज से नैतिकता से अलग करके आप समाज को चला पाइएगा? उत्तर है नहीं। क्या राजनीति से नैतिकता को अलग करके आप राजनीति को चला पाइएगा, भाई पॉलिटिक्स को चला पाइएगा? उत्तर है नहीं। क्या स्टेट को चला पाइएगा उसको नैतिकता से अलग करके? तो उत्तर है नहीं। तो क्या सही में धर्मनिरपेक्षता का विचार हमने अपनाया है दोस्तों? और क्या यह धर्मनिरपेक्ष विचार भारत के चिंतन पर लागू होता भी है? इसका उत्तर दोस्तों नहीं है, क्योंकि दोस्तों गांधी भी इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। गांधी बिल्कुल ये बात स्वीकार नहीं करते कि धर्म से राजनीति अलग हो जाए, धर्म से तो नैतिक धर्म से आपकी राज्य अलग हो जाए दोस्तों, राजनीति अलग हो जाए। क्योंकि यहां दोस्तों धर्म का मतलब हो गया नैतिकता से, मोरलिटी से दोस्तों। तो धर्म बराबर नैतिकता, और अगर आप धर्म से निरपेक्ष होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप नैतिकता से निरपेक्ष होने की बात कर रहे हैं, और यह दोस्तों संभव नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों समाज का विनाश सुनिश्चित है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी तो खत्म हो। तो चुनौती धर्म से है भी क्या दोस्तों? तो सवाल यह है कि क्या सर धर्म से निरपेक्ष होना है? उत्तर है नहीं। इस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि धर्म थोड़ी है दोस्तों, ये तो कर्म है, तो नैतिकता है, इससे निरपेक्ष होकर कहां जाइएगा। तो मतलब दोस्तों यहां चुनौती धर्म तो राज्य को नहीं देता, और ना कभी दी है दोस्तों, और ना कभी देगा। तो वास्तविक चुनौती, द रियल चैलेंज कम्स फ्रॉम वेयर? दोस्तों ये चुनौती आती है धर्म से नहीं। धर्म तो जीवन जीने का तरीका है जी, ये तो वे ऑफ लाइफ है। तो चुनौती दोस्तों कहां से आई है? चुनौती दोस्तों आती है पंथ से दोस्तों, इसे हम कहते हैं रिलीजन दोस्तों। ये है आपका दोस्तों क्या? ये दोस्तों आपका है रिलीजन, ये दोस्तों पंथ है। और वास्तविक चुनौती दोस्तों इसने प्रस्तुत की थी। हमारा विचार दोस्तों धर्म का बहुत बड़ा विचार है, वो चुनौती देने वाली बात नहीं करता है दोस्तों धर्म। यदि हम बात करें राज्य को, कि धर्म तो नैतिकता है, धर्म तो दोस्तों कर्म है, जो कि धर्मशास्त्र के द्वारा भी बताया गया है, के माध्यम से भी बताया गया है। तो चुनौती दोस्तों आती कहां से? चैलेंज आता है आपका पंथ से, रिलीजन दोस्तों। तो सर रिलीजन क्या है दोस्तों? रिलीजन कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 एलिमेंट्स दोस्तों। रिलीजन जो है, जो पंथ आप मानते हैं, ये पंथ दोस्तों 3 से 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है। जहां दोस्तों आप देखते हैं कि कोई ऐसा स्थल होगा जिसकी आप पूजा अर्चना करते हैं, जहां दोस्तों आप नमाज पढ़ते हैं, जहां दोस्तों आप अरदास करते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्या होगा रीजन दोस्तों? एक तो पूजा स्थल होगा दोस्तों, एक वहां पर कोई पूजा या पूजा करने वाला एक व्यक्ति होगा दोस्तों, नमाज अता करने वाला एक व्यक्ति होगा दोस्तों। वहां पर मतलब आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो कि आपकी इन सब क्रियाओं को करवा रहा होगा। तो एक तो दोस्तों स्थल हो गया, एक दोस्तों प्लेस होगी, वर्शिप प्लेस होगी दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति हो गया जिसको आप लोग पंडित बोल देते हैं, मौलवी दोस्तों बोल देते हैं दोस्तों, आप लोग पादरी बोल देते हैं दोस्तों, प्रीस्ट बोल देते हैं आप लोग। एक दोस्तों एलिमेंट हो सकता है कि वहां कोई होली बुक हो, एक कोई पवित्र किताब दोस्तों उसकी बात हो रही हो, चाहे वो गीता हो, कुरान हो दोस्तों, बाइबल हो। तो इन 3-4 चीजों से तो मिलकर बनता है आपका रिलीजन दोस्तों। These are the elements which consist religion. इनसे दोस्तों रिलीजन मिलकर बना हुआ है। तो जो राज्य को चुनौती दे रहा था वो धर्म नहीं है। जो राज्य को चुनौती देता है वो धर्म दोस्तों कैसे हो सकता है? धर्म तो नैतिकता है, धर्म दोस्तों क्या है? धर्म तो कर्म है। ये राज्य को चुनौती दोस्तों कैसे दे सकता है? ये तो जीवन जीने की शैली है, इट इज आर्ट ऑफ लाइफ दोस्तों। तो चुनौती दोस्तों कहां से आ रही थी? चुनौती दोस्तों वास्तविक रूप से आ रही थी रिलीजन से दोस्तों। कहां से आ रही थी दोस्तों? ये आ रही थी पंथ से। जहां पर आप जब पढ़ेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे, जब आप फाउंडेशन की दोस्तों क्लास करते हैं या दोस्तों बेसिक जब पढ़ते हैं, तो आप वहां देखेंगे कि किस प्रकार से लगातार मध्यकाल दोस्तों, आज आप जहां बैठे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं आधुनिक काल, मॉडर्न एज दोस्तों। ये आधुनिक काल की शुरुआत दोस्तों 14वीं 15वीं शताब्दी से मानी जाती है, 14-15 सेंचुरी से मानी जाती है। अभी दोस्तों आप देखते हैं कि राज्य अलग है और दोस्तों धर्म अलग है, पंथ अलग है दोस्तों। तो आप पहली बात तो अब इसको अलग कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई विचार हमारे समाज पर तो अप्लाई हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो जब हम लोग धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो हम इस धर्म से निरपेक्ष होने की बात नहीं करते दोस्तों, हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष होने की, जहां दोस्तों हम लोग इन एलिमेंट से राज्य को अलग होने की बात करते हैं, क्योंकि इससे राज्य को कोई चुनौती नहीं दोस्तों। ये तो नैतिकता है, ये तो मोरलिटी है, ये तो कर्म है दोस्तों, इससे निरपेक्ष नहीं होना है।
तो पहली बात तो आपको धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक मतलब पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, हमें राज्य को किससे अलग करना है, राज्य को किससे अलग किया गया था। तो राज्य को इससे अलग नहीं किया गया है, इससे अलग करके तो आप राज्य का विनाश कर देंगे, आप समाज का ही विनाश कर देंगे। आपको अलग करना है इससे दोस्तों, और इससे अलग किया गया। जहां पर आप देखते हैं कि यूरोप दोस्तों, यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति होती है 14-15 सेंचुरी दोस्तों, 14-15 सेंचुरी दोस्तों, जहां पर यूरोप में आधुनिक की शुरुआत होती है दोस्तों, मॉडर्न एज की शुरुआत होती है। और उस मॉडर्न एज में दोस्तों ऐसे कई सारे विचारक मौजूद होते हैं, चाहे वो थॉमस हॉब्स की बात कीजिए, चाहे दोस्तों और लोग आप मैकियावेली की बात कीजिए। ये वो विचारक हैं दोस्तों जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस पंथ को, इस रिलीजन को दोस्तों राज्य से अलग किया। दोस्तों राज्य पर इतना नियंत्रण था इस चर्च का कि राज्य के कामों को भी चर्च दोस्तों किया करता था, पंथ किया करता था। उस मध्यकाल में, इस आधुनिक की शुरुआत से पहले, इस वैज्ञानिक युग, इस साइंटिफिक एज की शुरुआत से पहले सारे काम जो है वो दोस्तों चर्च नियंत्रित हुआ करते थे। मानव को पापी माना जाता था, फॉलन मैन दोस्तों माना जाता था। मैं बात कर रहा हूं मध्यकाल की, इस आधुनिक काल की शुरुआत से पहले, क्योंकि ये विचार तो दोस्तों आधुनिक काल का विचार है। ये तो दोस्तों पंथ निरपेक्ष विचार है। ये क्या है? ये तो अपने आप में एक आधुनिक युग का विचार है। इट इज अ थॉट ऑफ मॉडर्न एज विच इज गिवन बाय द मैकियावेली, विच इज गिवन बाय द थॉमस हॉब्स। दोस्तों तो इनके द्वारा दिया गया विचार है। मध्यकाल में दोस्तों चर्च नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। चर्च ही दोस्तों क्या किया करता था, ये चर्च कहूं, मैं पंथ कहूं दोस्तों, चाहे मैं इसको रिलीजन कहूं दोस्तों, यही दोस्तों राज्य को निर्देश दिया करता था। यही दोस्तों आर्थिक गतिविधियों को, इट कंट्रोल्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल दोस्तों, ये आर्थिक गतिविधियों को भी नियंत्रित किया करता था। और यहां बताया जाता था कि अगर मानव के जीवन का उत्थान करना है तो उसको चर्च के पास जाना ही पड़ेगा। उसका उद्देश्य संपत्ति अर्जित करना नहीं है, उसका उद्देश्य चर्च के पास जाना है, ईश्वर आत्मा परमात्मा से मिलन करना है दोस्तों, जिससे भौतिकता से उसको दूर होना है दोस्तों। मतलब कहने का यह है कि यहां पर तर्क की कोई बात नहीं थी दोस्तों। और आप इस बात का एग्जांपल लगा लीजिए ऐसे दोस्तों कि ब्रूनो नाम के व्यक्ति को उस मध्यकाल में इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसने चर्च के खिलाफ आवाज उठाई। थॉमस हॉब्स को दोस्तों राक्षस घोषित करने का प्रयास किया गया, और यह प्रयास किया गया कि थॉमस हॉब्स को जिंदा जलाया जाए क्योंकि वो चर्च को राज्य से अलग होने की बात करता है। तो वो युग था दोस्तों जहां पर चर्च का इतना प्रभाव था, इस पंथ का इतना प्रभाव था कि तर्क विवेक की कोई गुंजाइश नहीं थी, जो राज्य के लिए सदैव चुनौती पैदा किया करता था। राज्य के कामों में लगातार दोस्तों क्या करता था, राज्य के कामों में लगातार हस्तक्षेप किया करता था, इंटरफेयर किया करता था, जिससे राज्य दोस्तों कमजोर हुआ करता था। आधुनिक युग जब दोस्तों आता है, जो मॉडर्न एज आती है 14-15 सेंचुरी, तब दोस्तों इस चर्च को, इस पंथ को राज्य से अलग किया गया। पहले इसको राज्य से अलग किया गया दोस्तों, और उसके बाद इसको राज्य के अधीन कर दिया गया। और यह कहा गया कि राज्य के काम है सुरक्षा, सेना की बात करना, और धर्म का काम, और दोस्तों चर्च का काम क्या है, पंथ का काम है आत्मा, परमात्मा, नैतिकता की बात करना। यहां दोस्तों दोनों का विभाजन किया गया, दोनों का क्या किया गया, सेपरेशन किया गया। और वो विभाजन कठोर विभाजन था। ना तो राज्य इस पंथ के काम में हस्तक्षेप करेगा, और ना ये पंथ, ना ये चर्च दोस्तों, ना ये जो रिलीजन है दोस्तों, ये राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा। तो मूलतः दोस्तों ये विचार भारतीय है ही नहीं दोस्तों। मजे की बात तो ये है दोस्तों कि बेसिकली इट वाज नॉट अ थॉट ऑफ इंडियन, इट वाजंट इंडियन थॉट दोस्तों। बेसिकली इट वाज अ थॉट ऑफ यूरोप दोस्तों, वेस्ट का दोस्तों थॉट है ये हमारा थॉट ही नहीं। हमारा तो धर्मनिरपेक्षता है दोस्तों, नैतिकता, मोरलिटी, कर्म दोस्तों बात कर रहा है हमारे यहां। तो चुनौती किससे है, चुनौती पंथ से है दोस्तों। लगातार चुनौती पंथ से मिलती रही दोस्तों, जहां आप देखते हैं कि चर्च का लगातार प्रभाव था राज्य पर, और राज्य को फिर दोस्तों क्या किया गया, अलग किया गया, और विचार दिया गया पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म का विचार दिया गया दोस्तों, जहां पर पंथ को राज्य से अलग किया गया और बताया गया कि राज्य के काम अलग हैं और पंथ के काम अलग दोस्तों। तो जब हम लोग धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं भारतीय संदर्भ में, तो उस समय हम लोग धर्म निरपेक्षता की बात नहीं कर रहे होते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द धर्म दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट द पंथ। इससे अलग करना है दोस्तों, क्योंकि चुनौती इससे थी राज्य को। इससे चुनौती दोस्तों कैसे मिल सकती है, नैतिकता से चुनौती दोस्तों कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी उस कर्म से चुनौती। चुनौती थी इस पंथ से दोस्तों, चुनौती थी इस रिलीजन से। इससे राज्य को अलग किया गया। और जो सिद्धांत दोस्तों आप आज भी देखते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों, तो यहां पर जिस धर्म की बात कर रहे हैं, अब जितनी बार मैं धर्म निरपेक्ष कहूंगा आपको उतनी बार यह मानना है, और आपको मानना है, क्योंकि संविधान में पंथ निरपेक्ष कहा गया दोस्तों।
पंथ से निरपेक्ष होने की बात की गई है, धर्म से निरपेक्ष होकर कहां जाइएगा। तो पहली बात तो आपको यह अंतर होना चाहिए कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है, धर्म और पंथ में क्या अंतर है, तब दोस्तों आप इस सवाल को डील कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा कि धर्म और पंथ में दोस्तों क्या अंतर होता है। चुनौती धर्म पैदा नहीं करता है, चुनौती पंथ पैदा कर रहा था, जिसको अलग किया गया था आधुनिक युग में दोस्तों, मॉडर्न एज में राज्य से अलग किया गया था। धर्मनिरपेक्षता दोस्तों दो प्रकार की होती है। अब मैं धर्मनिरपेक्ष कह रहा हूं मतलब क्या है, मतलब उसमें पंथ निरपेक्षता है। ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार के पंथ निरपेक्ष राज्य हो सकते हैं। एक दोस्तों सकारात्मक पंथ निरपेक्षता को मानने वाले राज्य हो सकते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म की जो बात करते हैं जो स्टेट्स। दोस्तों एक राज्य हो सकता है जो नकारात्मक पंथ निरपेक्षता की बात करे, यानी कि नेगेटिव सेकुलरिज्म की दोस्तों बात करें। अब ये क्या है सर, तो सकारात्मक पंथ निरपेक्ष राज्य हो दोस्तों या फिर नकारात्मक पंथ निरपेक्ष राज्य हो, चाहे पॉजिटिव सेकुलर स्टेट हो दोस्तों, चाहे नेगेटिव सेकुलर स्टेट हो दोस्तों, इन दोनों में एक कॉमन बात यह है कि इन दोनों ही राज्यों का, चाहे पॉजिटिव सेकुलर हो चाहे नेगेटिव सेकुलर हो, इन दोनों ही राज्यों का दोस्तों कोई धर्म नहीं होगा, इनका कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों। ये कॉमन बात है पॉजिटिव वाले की भी और नेगेटिव वाले की भी, पॉजिटिव वाले की भी दोस्तों और नेगेटिव वाले की भी, ये कॉमन बात है दोनों में। अंतर कहां है सर, अंतर है दोस्तों जो सकारात्मक पंथ निरपेक्ष राज्य होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, दे आर नॉट हैविंग देयर रिलीजन, कि मैं हिंदू राष्ट्र हूं या मैं मुस्लिम राष्ट्र हूं या मैं सिख राष्ट्र हूं या ईसाई राष्ट्र हूं, इनका कोई धर्म नहीं होता है, राज्य का कोई पंथ या दोस्तों धर्म नहीं है, लेकिन ये अपने नागरिकों को पर्याप्त अधिकार देते हैं धर्म को मानने के। दे प्रोवाइड सफिशिएंट राइट्स और कैन से सफिशिएंट रिलीजियस राइट्स टू देयर सिटीजंस, कि हां भाई राज्य का कोई धर्म नहीं है, स्टेट हैज नो रिलीजन, बट हां मैं अपने नागरिकों को पर्याप्त अधिकार देता हूं धर्म को मानने के। एक दूसरा दोस्तों स्टेट कौन सा बताया मैंने भी आपसे, नकारात्मक पंथ निरपेक्षता दोस्तों, नेगेटिव सेकुलर स्टेट, इसका भी कोई धर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों ना तो इसका कोई धर्म है और यह कहता है कि मैं, ना तो मेरा कोई धर्म है और ना ही मैं अपने नागरिकों को कोई धार्मिक अधिकार दूंगा, ना तो मेरा कोई पंथ है ना तो मेरा कोई, अब यहां धर्म का मतलब पंथ से है, इसको अलग कर दीजिए क्योंकि ये विचार तो लागू ही नहीं होता है समाज पे दोस्तों, इसको लागू कर दीजिएगा तो सब बर्बाद कर दीजिएगा। एक धर्म नैतिकता है दोस्तों, धर्म तो क्या है, कर्म है, हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से दोस्तों, हमारे चिंतन के हिसाब से। तो नकारात्मक जो दोस्तों नकारात्मक पंथ निरपेक्ष राज्य है, जो नेगेटिव सेकुलर स्टेट है दोस्तों, ये क्या कहता है, ये कहता है ना तो मेरा कोई धर्म होगा और ना ही मैं अपने नागरिकों को कोई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दूंगा। ये दोस्तों है नकारात्मक पंथ निरपेक्ष। तो मैंने दोस्तों आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि दोस्तों पंथ निरपेक्ष राज्य की अगर बात करेंगे तो दोस्तों पंथ निरपेक्ष राज्य दो है, ये दो प्रकार के होते हैं। सेकुलर स्टेट जो है दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं। एक मैंने भी आपसे कहा कि सकारात्मक पंथ निरपेक्ष राज्य दोस्तों, या फिर पॉजिटिव सेकुलर स्टेट, पॉजिटिव सेकुलर स्टेट दोस्तों, और एक होता है दोस्तों नकारात्मक पंथ निरपेक्ष राज्य, नकारात्मक पंथ निरपेक्ष राज्य दोस्तों, या नेगेटिव सेकुलर स्टेट दोस्तों। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ स्टेट्स, और कैन से टू टाइप ऑफ सेकुलर स्टेट्स। एक दोस्तों क्या है, एक है दोस्तों पॉजिटिव सेकुलर स्टेट, एक दोस्तों होता है नेगेटिव सेकुलर स्टेट। इन दोनों में कॉमन बात क्या है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों का कोई धर्म नहीं होगा, दोनों राज्यों का कोई धर्म नहीं दोस्तों, दोनों राज्यों का कोई धर्म नहीं है। और यह धर्म का मतलब क्या है दोस्तों, यह धर्म का मतलब है पंथ, मैंने अभी आपसे कह दिया दोस्तों, क्योंकि यह बात समझना बहुत जरूरी है जब भी आप सवाल डील करेंगे दोस्तों। और चूंकि वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में इस प्रकार के सवाल आने की संभावना बढ़ जाती है, जहां पर आप देखते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो निर्जातीय संघर्ष है, वो काफी बढ़ रहे हैं समाजों में। और केवल वो इंडियन सोसाइटी की बात नहीं है, वो दुनिया भर के समाजों में आप देख रहे हैं कि ऐसे संघर्ष दोस्तों बढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये संघर्ष धर्म के कारण बढ़ रहे हैं या दोस्तों पंथ के कारण बढ़ रहे हैं। तो ये धर्म की दोस्तों बात ही नहीं है, क्योंकि धर्म तो कर्म है दोस्तों, धर्म तो नैतिकता है। वो चुनौती क्या पैदा करे दोस्तों, वो तो समाधान देने वाला है। चुनौती तो इस पंथ ने पैदा की है, जो आपका विचार मूलता है ही नहीं, जो दोस्तों भारतीय चिंतन का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। इसको तो आप पश्चिम से उठाकर लेकर आए दोस्तों, और फिर आप उस पर लड़ाई करते हैं। तो ये दोस्तों भारतीय चिंतन नहीं है। भारतीय चिंतन में तो धर्म है दोस्तों, और उससे निरपेक्ष आप हो नहीं सकते। पंथ की बात है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
और ये पंथ निरपेक्ष चिंतन दोस्तों क्या है, ये एक आधुनिक चिंतन, दोस्तों ये एक मॉडर्न विचार है जो आया था उस वैज्ञानिक क्रांति से, जो वैज्ञानिक क्रांति दोस्तों होती है कहां, 14th-15th सेंचुरी में, जहां पर पंथ को राज्य से अलग किया गया। अदरवाइज मैंने अभी बताया आपको कि पंथ का ही नियंत्रण था समाज पर, पंथ का ही नियंत्रण था दोस्तों राजनीति पर, और पंथ का ही दोस्तों नियंत्रण था अर्थव्यवस्था पर। मतलब रिलीजन कंट्रोल्स सोसाइटी, स्टेट एज वेल एज इकोनॉमी दोस्तों। तो बहुत मुश्किल से अलग हुआ था पंथ राज्य से, वो दोस्तों मॉडर्न एज का विचार है। तो ये थियरी जानना इसलिए जरूरी है, इस प्रकार का कोई अब सवाल आएगा तो कम से कम आप उसको क्लासिफाई कर पाएंगे और आप एक अच्छा आंसर कर पाएंगे। मॉडर्न आंसर का मतलब ये नहीं होता कि मैं जो दे दूंगा आप उसको रटने बैठ जाए दोस्तों, कम से कम आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर पूछा है धर्मनिरपेक्षता तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम धर्मनिरपेक्षता में किस तरफ आंसर लिखेंगे। तो क्या ये धर्म है, क्या ये पंथ है दोस्तों, तो आज आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष होने की। तो दोस्तों ऐसे दो राज्य हैं पंथ निरपेक्षता, एक दोस्तों कौन सा है, एक है पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट दोस्तों, एक है नेगेटिव सेक्युलर स्टेट। दोस्तों पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट जो है और जो नेगेटिव सेक्युलर स्टेट है, इन दोनों में एक कॉमन बात क्या है, इन दोनों में एक कॉमन बात यह है कि दोनों का ही कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों। नो रिलीजन दोस्तों, कोई धर्म नहीं है, नो रिलीजन ऑफ स्टेट, नो रिलीजन ऑफ स्टेट दोस्तों, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब अलग बात क्या दोस्तों, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोस्तों ये है कि जो पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट दोस्तों ये बोलते हैं कि भैया हम अपने नागरिकों को पर्याप्त अधिकार देंगे मानने के, क्या देंगे, हम अपने नागरिकों को पर्याप्त अधिकार, पर्याप्त धार्मिक अधिकार देंगे, पर्याप्त धार्मिक अधिकार देंगे। तो यहां दोस्तों आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलने वाली है, यहां दोस्तों आपको मिलने वाली है फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोस्तों। और ये जो है दोस्तों ये कहते हैं कि भैया ना तो मेरा कोई धर्म है राज्य का और ना ही मैं कोई अधिकार दूंगा, तो कोई धार्मिक अधिकार नहीं, कोई धार्मिक अधिकार नहीं दोस्तों। यहां पर आपको ना तो राज्य का कोई धर्म मिलेगा और ना ही कोई धार्मिक अधिकार मिलेगा दोस्तों। नो रिलीजियस राइट्स, नो रिलीजियस राइट्स दोस्तों। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि भारत को किस कैटेगरी में डालना चाहेंगे आप लोग, भारत जैसे देशों को, या दोस्तों मैं कहूं भारत की अगर हम बात करेंगे, अब हम उस सवाल पर आएंगे जो सवाल आपने शुरू किया है। तो भारत को उसमें कौन सी कैटेगरी में डालना चाहेंगे आप, क्या भारत को आप लोग कहना चाहेंगे कि वो पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट है दोस्तों या फिर वो नेगेटिव सेक्युलर स्टेट है। तो आप कहेंगे सर भारत तो पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट है सर, भारत तो सर पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट है सर। और वो कैसे है दोस्तों, वो पॉजिटिव सेक्युलर कैसे है, इसी का सवाल पूछा है आपसे कि ये बताओ संवैधानिक कौन से प्रावधान है जो ये बात बताते हैं, कौन से वो न्यायिक व्याख्याएं हैं, कौन सी वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से जो इस बात को बताती हैं, और कौन सी हालिया ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं जो इस बात को बताते हैं। यही तो सवाल है दोस्तों आपका। तो अब यहां से आपका वो सवाल निकलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। लेकिन उसके पहले जरूरी यह था कि धर्मनिरपेक्षता आप जाने तो सही कि होता क्या है। तो जहां पर राज्य का कोई धर्म नहीं है दोस्तों, स्टेट हैज नो रिलीजन, बट राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देगा। स्टेट विल प्रोवाइड इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द रिलीजियंस, और सभी धर्मों के समान उत्थान के लिए कर्म करेगा दोस्तों, कार्य करेगा। अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन दोस्तों। अब आप इसी लाइन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यही लाइन दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने कही थी कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं दोस्तों। और मैंने अभी आपसे कहा कि इन दोनों में किसी का कोई धर्म नहीं, इन दोनों राज्यों में ना तो जो पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट है उसका कोई धर्म होता है, ना ही नेगेटिव दोस्तों सेक्युलर स्टेट का कोई धर्म होता है। हाँ अंतर यह है दोस्तों दोनों में, यह समानता थी, अंतर यह है कि जो पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट है दोस्तों उनका धर्म नहीं है, उन राज्यों को कोई धर्म नहीं है, लेकिन वे अपने नागरिकों को पर्याप्त अधिकार देते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के। जैसे तो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 दोस्तों दिए गए हैं। तो एक ऑप्शन दोस्तों आपको ये मिल गया आपके आंसर का। संवैधानिक प्रावधान की बात की गई थी तो एक तो ये प्रावधान आपके सामने है 25 से 28 तक, और भी बहुत सारे प्रावधान है, भी देखेंगे तो हम लोग अंदर घुसेंगे तब उस क्वेश्चन में। और दोस्तों यदि हम बात करें तो मैंने कहा दोस्तों आपसे यहां पर हमारा इंडिया आएगा दोस्तों, इस कैटेगरी में आएगा हमारा प्यारा भारत दोस्तों। राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है और सभी के समान उत्थान के लिए काम करेगा। अब यहां दोस्तों कौन से राज्य आएंगे जो नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष हो, जो नेगेटिव सेक्युलर स्टेट है दोस्तों, वो कैसे, वो कौन से देश है दोस्तों। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सर वो होगा पूर्व सोवियत संघ दोस्तों, पूर्व यूएसएसआर दोस्तों। जो 1991 से पहले दोस्तों रशिया था दोस्तों, जो रशिया था उसका नाम था यूएसएसआर दोस्तों। दोस्तों वर्तमान का चाइना दोस्तों। दीज आर द स्टेट्स विच फॉलो नेगेटिव सेक्युलर
सेक्युलरिज्म, जो नकारात्मक पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, जो कहते हैं ना तो हमारा कोई धर्म होगा और ना ही हम अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देंगे। तो यहां मुझे इतनी बात लग रही है दोस्तों कि आपको क्लियर हो गई होगी कि पहली बात तो धर्मनिरपेक्ष होना है कि पंथ निरपेक्ष, तो उत्तर है पंथ निरपेक्ष होना है। और पंथ निरपेक्ष भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोस्तों पॉजिटिव में हमारा प्यारा भारत है, पॉजिटिव नेगेटिव में एक कॉमन बात यह है कि दोनों में ही राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव सेकुलर स्टेट जो है दोस्तों वह अब नागरिकों को पर्याप्त अधिकार देता है, दे प्रोवाइड सफिशिएंट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वेयरएज जो नेगेटिव सेकुलर स्टेट दोस्तों वो अपने ना तो उनका खुद का कोई धर्म है राज्यों का और ना ही वे अपने नागरिकों को अधिकार देते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। दिस इज द डिफरेंस दोस्तों। अब आते हैं सवाल पर अपने। तो सवाल दोस्तों आपका जिस संदर्भ में है वो ये है दोस्तों, यहां से आपको बताना दोस्तों। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि धर्म निरपेक्षता क्या है और पंथ निरपेक्षता क्या है। तो चुनौती पंथ से थी या धर्म से थी? पंथ से थी दोस्तों। तो अब दोस्तों आते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार यहां पर जो कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता केवल एक शब्द नहीं है, यह भारत के संवैधानिक ढांचे में आस्था का एक अनुच्छेद है और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से न्यायिक घोषणाओं और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। सेक्युलरिज्म इज नॉट, अब यहां दोस्तों सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है दोस्तों? ये जरूर यहां पर धर्म दोस्तों लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर होता है पंथ दोस्तों। ये है दोस्तों पंथ। तो secularism is not just a word, it is an article of faith in the India's constitutional structure. Analyze this assertion in light of the constitutional provisions, judicial pronouncement and recent political development दोस्तों। अब मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि इस सवाल के लिए आप क्या कर सकते हो? इस सवाल के लिए आप लोग यहां पर कोट कर सकते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दोस्तों, जैसे आपके सामने है ये दोस्तों अम्बेडकर साहब का कोट है दोस्तों। ये सवाल का आप यहां से शुरू कर सकते हैं। देखिए यहां दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं? तो कहते हैं राज्य किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। सही बात दोस्तों, मैंने भी आपसे कहा था कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे दोस्तों नेगेटिव हो, किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों, चाहे पॉजिटिव सेकुलर है चाहे नेगेटिव सेकुलर है दोस्तों। राज्य सभी धर्मों को समान रूप से और समान सम्मान के साथ व्यवहार करता है दोस्तों। मतलब कहने का सिंपल सा है कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत राज्य अपने सभी नागरिकों को पर्याप्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देता है, सभी धर्मों का समान सम्मान करता है और उनके समान उत्थान के लिए कार्य करता है। यह है दोस्तों भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता। ये हमारे संदर्भ में क्या है? ये हमारे संदर्भ में है पंथ निरपेक्षता का विचार या फिर सेक्युलर का दोस्तों थर्ड। यहां पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान सुनिश्चित करती है, जहां राज्य एक सिद्धांतगत दूरी बनाए रखता है लेकिन अधिकारों की रक्षा, प्रथाओं में सुधार और सामंजस्य बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करता है दोस्तों। मतलब कहने का यह है कि धर्म निरपेक्षता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्य का धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा दोस्तों। धर्म के दो पहलू होते हैं, एक दोस्तों धर्म का होता है धार्मिक पक्ष, एक होता है धर्म का गैर धार्मिक पक्ष। एक सवाल ये उठ सकता है कि क्या सर पॉजिटिव सेकुलर स्टेट में आपने कहा कि सर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा लेकिन राज्य अपने नागरिकों को पर्याप्त अधिकार देता है धर्म मानने के। सही बात है, तो क्या सर धर्म में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता दोस्तों? तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि धर्म के कितने पक्ष होते हैं, धर्म के कितने तो पहलू होते हैं। सो देयर आर टू डायमेंशन ऑफ रिलीजन। धर्म के दो पक्ष हैं दोस्तों, एक धर्म का धार्मिक पक्ष है, एक दोस्तों उसका रिलीजियस फैक्टर है दोस्तों, और एक है नॉन रिलीजियस फैक्टर। एक धर्म का धार्मिक पक्ष दोस्तों, एक धर्म का गैर धार्मिक पक्ष। मतलब सर मतलब ये दोस्तों कि आप कैसे पूजा करते हैं, आप कैसे पूजा पाठ करते हैं, आप कैसे अपने ईश्वर से अपने आप को ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, आप कैसे अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी क्या पूजा पद्धति है, आपकी क्या नमाज पद्धति है, आप दोस्तों किस प्रकार से अपने ईश्वर से जुड़ते हैं, यह है धर्म का धार्मिक पक्ष। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इनटू दैट सेक्शन। आपको कैसे ईश्वर को मानना है आप मानिए, आपको कैसे नमाज पढ़नी है आप पढ़िए, आपको कैसे अपने ईश्वर को मनाना है दोस्तों, आपको कैसे आराधना करनी है दोस्तों, आपको कैसे पूजा करनी है, ये आपका पर्सनल है, ये आपका निजी है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो सर राज्य किसमें हस्तक्षेप करेगा दोस्तों? तो राज्य हस्तक्षेप करेगा उस क्षेत्र में जो धर्म का गैर धार्मिक पक्ष है दोस्तों, नॉन रिलीजियस डायमेंशन है दोस्तों। मतलब क्या दोस्तों? क्योंकि हर शब्द का महत्व समझना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉडल का मतलब ये नहीं कि आप केवल इस क्वेश्चन को रट के चले जाएं। इसका मतलब यह है कि अगर अगला प्रश्न आ जाता है तो आप उस बात को भी डील कर सकें दोस्तों, ये जरूरी है।
तो ये मैंने आपसे कहा दोस्तों धर्म के दो पक्ष होते हैं। धर्म के दोस्तों क्या है, तो धर्म के दो पक्ष है दोस्तों, धर्म के दोस्तों दो पक्ष हैं, देयर आर टू डायमेंशन ऑफ रिलीजन। धर्म के यहां पर पंथ की बात की, ध्यान रखिए दोस्तों, पंथ की बात चल रही है, धर्म नहीं दोस्तों। दोस्तों एक है धर्म का धार्मिक पक्ष, दोस्तों रिलीजियस जो डायमेंशन, और एक है दोस्तों धर्म का गैर धार्मिक पक्ष दोस्तों, या फिर नॉन रिलीजियस डायमेंशन दोस्तों। धार्मिक पक्ष दोस्तों मैंने क्या कहा आप लोगों से, वो पक्ष जिसमें आप अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप टीका लगाते हैं दोस्तों, आप टोपी पहनते हैं, आप वट एवर योर जो भी आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों धर्म का धार्मिक पक्ष। इसमें दोस्तों राज्य हस्तक्षेप नहीं दोस्तों, इसमें स्टेट जो है दोस्तों, इसमें जो राज्य है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये आपका निजी मामला है दोस्तों। लेकिन जो धर्म का गैर धार्मिक पक्ष है दोस्तों, जो धर्म का क्या है, जो धर्म का नॉन रिलीजियस डायमेंशन है, इसमें दोस्तों स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, जैसे मंदिर की संपत्ति, जैसे मंदिर की प्रॉपर्टी दोस्तों, जैसे मस्जिद की संपत्ति दोस्तों, जैसे भूमि, जैसे लैंड दोस्तों। क्योंकि आपका आपके ईश्वर से मिलन होने में संपत्ति और दोस्तों भूमि की कोई भूमिका नहीं होती है। क्या भूमि आपको आपके ईश्वर से मिलने में मदद करती है? क्या दोस्तों संपत्ति आपको ईश्वर से मिलने में मदद करती है? तो उसका उत्तर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप भौतिकवाद की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हैं मटेरियलिज्म की। तो यहां भूमि, संपत्ति इत्यादि दोस्तों वो डायमेंशन है धर्म के। मंदिर की भूमि दोस्तों, मस्जिद की भूमि, वक्फ बोर्ड का मामला आप यहां से ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो मामला किसका है, वो मामला इसका है, वो दोस्तों मामला इसका है। तो मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों कि आप बेशक इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसके सभी पक्षों से रूबरू करा दूंगा, ताकि आपको मान लो कल को वक्फ बोर्ड पर ही सवाल आ जाए तो आप इसको भी कर पाए, क्योंकि दोस्तों उसकी थियरी भी यही होने वाली है दोस्तों, उसका भी आप लोग इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। धर्म का गैर धार्मिक पक्ष दोस्तों, तो आपके ईश्वर आपके दोस्तों अल्लाह से मिलने में क्या भूमि, क्या दोस्तों संपत्ति की कोई भूमिका? तो उत्तर है नहीं। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें आप अपने ईश्वर से जुड़ने में जिसका उपयोग नहीं होता दोस्तों, ऐसा पक्ष कहलाता है धर्म का गैर धार्मिक पक्ष, या दोस्तों नॉन रिलीजियस डायमेंशन ऑफ रिलीजन। इसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये दोस्तों बहुत क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि धर्म के दो पक्ष हैं, एक दोस्तों धर्म का धार्मिक पक्ष है और एक है धर्म का गैर धार्मिक पक्ष। धर्म के गैर धार्मिक पक्ष में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है और करता है, जिसका अभी हाल या एग्जाम्पल आपके सामने था, और वो था वक्फ बोर्ड का सामने दोस्तों एग्जाम्पल था। क्लियर है दोस्तों? चलिए ये दोस्तों बात होगी। तो एक एक लाइन दोस्तों, एक शब्द का बहुत महत्व होता है। तो यहां पर आपने क्या कहा कि भाई देखिए दूरी बनाए रखता है, राज्य का कोई धर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन अधिकारों की रक्षा, प्रथाओं में सुधार और सामंजस्य बनाए रखने के लिए, वो हस्तक्षेप कर सकता है और करता है। यह केवल संवैधानिक सजावट नहीं है, बल्कि शासन का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है दोस्तों। सर्वधर्म समभाव दोस्तों, सर्वधर्म समभाव की भारतीय भावनाओं को दर्शाता है दोस्तों। सभी धर्मों का सम्मान इस बात को दर्शाता है। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आप इस लाइन का एक एक मतलब समझ गए होंगे कि शब्द का दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों अगली बात, तो यहां पर देखिए अगला दोस्तों क्या कहा गया है दोस्तों। अगला कहता है आपसे दोस्तों, अगला आपसे कहता है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के कठोर पृथक्करण के विपरीत। तो सभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो विचार आपने लिया है पंथ निरपेक्षता का, तो ये विचार कायदे से है किसका? क्या ये मूलतः हमारा विचार है? क्या ये दोस्तों फंडामेंटली हमारा थॉट है? तो उत्तर है नहीं। ये विचार दोस्तों किसका है? ये विचार है पश्चिम का, जहां पर चर्च का अत्यधिक प्रभाव था। कहां दोस्तों? राज्य के कार्यों में। जहां पर चर्च को राज्य के कार्य से अलग किया गया, जहां दोस्तों पंथ को राज्य से, जहां रिलीजन को राज्य से अलग किया गया, वहां दोस्तों कठोर पृथक्करण है, सेपरेट है दोस्तों, रिजिड सेपरेशन है किसका? धर्म और पंथ और राज्य का दोस्तों। भारत का मॉडल गतिशील है, जो भेदभावपूर्ण प्रथाओं में सुधार, चाहे वो 3 तलाक की बात हो रही है दोस्तों, सभी धर्मों के साथ सकारात्मक संवाद और धार्मिक स्वतंत्रता व संवैधानिक नैतिकता के बीच सतत संतुलन की अनुमति देता है।
तो हमारे यहां दोस्तों ऐसा रिजिड सेपरेशन नहीं है कि सर क्या राज्य बिल्कुल धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अभी आपने कहा कि सर कर सकता है। राज्य दोस्तों धर्म के गैर धार्मिक पक्षों में सुधार हेतु कार्य कर सकता है और राज्य दोस्तों लगातार काम करता है, जिसका हालिया एग्जाम्पल दोस्तों आपने भी वक्फ बोर्ड के रूप में देखा होगा, सो मदरसों के दोस्तों रूप में देखा होगा, सो आपने 3 तलाक के रूप में देखा होगा। ये सब किसके एग्जाम्पल दोस्तों? ये सब इसी के एग्जाम्पल चल रहे हैं। ये राज्य उस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है जो क्षेत्र गैर धार्मिक पक्ष है धर्म का, धार्मिक पक्ष नहीं दोस्तों। तो यहां दोस्तों आप इस बात से शुरू कर सकते हैं अपने सवाल को। आपने इंट्रो क्या कर दोस्तों? आपने इंट्रो कर लिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दोस्तों। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर याद नहीं आ रहे तो आप अपनी ओर से भी लिख सकते हैं इस बात को, तो कि भारतीय संविधान जिस पंथ निरपेक्षता की दोस्तों बात करता है वो इस रूप में है कि भारतीय संविधान क्या दोस्तों, वो पंथ निरपेक्ष है। किस रूप में? वो इस रूप में पंथ निरपेक्ष है कि यहां राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अपितु राज्य सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान करेगा और सभी के इक्वल अपलिफ्टमेंट के लिए, सभी के एक समान विकास के लिए कार्य करेगा। आप यहां से भाई शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों अब जो इसका पक्ष है दोस्तों नंबर 1, दोस्तों किस प्रकार से हमारे संविधान के दोस्तों संवैधानिक जो ढांचा उसका दोस्तों ये हिस्सा है दोस्तों, ये बात आपने यहां पर स्पष्ट कर दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अगली जो बात दोस्तों वो क्या कहता है दोस्तों, अगली जो बात है वो दोस्तों ये कहती है दोस्तों, वो कहती है कि आप देखिए संवैधानिक दोस्तों प्रावधान क्या किए गए हैं। कौन से दोस्तों संवैधानिक प्रावधान है जो संविधान करता है दोस्तों आपकी धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए, जो दोस्तों आपकी सेकुलरिज्म दोस्तों उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रावधान करता है संविधान दोस्तों आपके सामने देखिए ये रहे पॉइंट्स। नंबर 1 दोस्तों संवैधानिक प्रावधान, क्योंकि आपको 3 पक्ष बताने हैं इस सवाल में, किस प्रकार वो हिस्सा है दोस्तों हमारे संवैधानिक तंत्र का, ये आपने देख लिया। अब दोस्तों आपने देखना है कि इस बात को जस्टिफाई करने के कौन से हमारे पास संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मौजूद हैं दोस्तों, कौन से हमारे पास पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो रिसेंट में हुई हैं, और दोस्तों कौन से न्यायिक व्याख्याएं हैं या दोस्तों जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है जो इस बात को जस्टिफाई करती हैं। तो यहां दोस्तों संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? प्रियम्बल में दोस्तों, प्रियम्बल में संविधान भारत को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक घोषित करता है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? प्रस्तावना में जब आप देखेंगे दोस्तों प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया दोस्तों, और यहां के बाद आप देखते हैं कि राज्य की प्रकृति के बारे में बताती है प्रस्तावना हमारी कि राज्य की कैसी प्रकृति होगी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। और नेचर कैसा दोस्तों? सोवर्ण है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है दोस्तों, सेक्युलर दोस्तों। उस सेक्युलर को उठाइए क्योंकि प्रस्तावना में दोस्तों सेक्युलरिज्म दिया गया है। तो यहां दोस्तों की बात की गई है कि संविधान भारत को सोवर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में घोषित करता है। यह राज्य की प्रकृति है दोस्तों, भारत राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें धर्मनिरपेक्षता को एक आधारभूत मूल्य बनाया गया दोस्तों। नंबर 1 तो आपको कहां दोस्तों मिला? धर्मनिरपेक्षता, प्रस्तावना में दोस्तों मिल गया। दोस्तों अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों में दोस्तों फंडामेंटल राइट्स में आपको 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलते हैं। आर्टिकल 25 आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धर्म को मानिए, धर्म का आचरण कीजिए, तो धर्म का प्रचार कीजिए। 26 दोस्तों जो व्यक्तिगत रूप से आपको अधिकार मिला है धर्म का, वही अधिकार दोस्तों धार्मिक संस्थाओं को दिया जा रहा है। आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, राइट टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस वर्क। तो यहां दोस्तों आपके मौलिक अधिकारों में इस बात की दोस्तों चर्चा की गई है। यहां दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का यहां दोस्तों इसके अलावा आपके कानून के समक्ष समता दोस्तों, देखिए यहां पर आपका जो अगला पोर्शन है दोस्तों वो आपका है 3rd पॉइंट जो है ये दोस्तों कहता है आपसे इक्वलिटी बिफोर लॉ दोस्तों। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में दिया गया है। और दोस्तों आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसके तहत 14 और 15 के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाते हैं दोस्तों। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। और दोस्तों आर्टिकल 14 में ही एक शब्द का और इस्तेमाल किया गया दोस्तों, वो है विधियों का समान संरक्षण या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता की बात भी की गई है और विधियों के समान संरक्षण की बात भी की गई है दोस्तों। विधि की समक्ष समता कहती है कि सबके लिए एक समान कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों विधियों का समान संरक्षण दोस्तों या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो ये कहता है कि समाज में अगर अलग अलग वर्ग हैं, इफ देयर आर डिफरेंट क्लासेस इन द सोसाइटी, इसका मतलब यह है कि उन सभी वर्गों के लिए अलग अलग कानून बनाए जाने चाहिए क्योंकि सबकी परिस्थितियां एक समान नहीं होती। तो आर्टिकल 14 है दोस्तों जिसका दूसरा पक्ष है जो कहता है विधियों का समान संरक्षण या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोस्तों, ये भी आपके धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करता है दोस्तों। ये भी आपकी जो धर्मनिरपेक्षता है, जो सेक्युलरिज्म दोस्तों है, उसको क्या करता है? उसे दोस्तों इंश्योर करता है कि धर्म का राज्य में हस्तक्षेप नहीं होगा। कौन से? धार्मिक पक्ष दोस्तों, गैर धार्मिक में हस्तक्षेप हो सकता है।
दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 15, दोस्तों आर्टिकल 15 में आपको पता है 5 आधार दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों दिया गया है धर्म, पहला ही दोस्तों आधार है धर्म, धर्म है, जाति है, मूल वंश है, लिंग, जन्मस्थान, दोस्तों इनके आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आर्टिकल 14 है, दोस्तों 15 है, जहां पर जिससे सभी नागरिक समान अधिकारों का आनंद ले सके, दोस्तों ये सारी बातें जो दी गई हैं। डीपीएसपी, दोस्तों डीपीएसपी में आपका आर्टिकल नंबर 44 है, दोस्तों आर्टिकल 44 जो बात करता है आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, दोस्तों जो बात करता है आपसे समान सिविल संहिता की। दोस्तों समान सिविल संहिता दोस्तों इज एन वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ दोस्तों किसका, इक्वल प्रोटेक्शन। दोस्तों ये क्या है, ये विधियों के समान संरक्षण दोस्तों क्या है, एक एग्जांपल है। तो देखिए प्रस्तावना में भी आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है, धर्मनिरपेक्ष बात को कहा गया है। आर्टिकल 14, 15 जो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है, इनमें भी आपकी जो धर्मनिरपेक्षता दोस्तों उसे सुनिश्चित किया गया है। और दोस्तों आपका जो डीपीएसपी है उसमें आर्टिकल 44 जो है दोस्तों, उसमें भी आपकी धर्मनिरपेक्षता को जो दोस्तों सेकुलरिज्म है उसे सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों तो यहां पर देखिए ये लिखा भी दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों बात की गई है, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल है। यहां दोस्तों अगर इसकी बात करें तो अल्पसंख्यकों के अधिकार दोस्तों आपके मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 29, 30 जो है दोस्तों, उसमें आप लोगों के दिए गए हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार, या फिर दोस्तों राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, दोस्तों राइट्स ऑफ द दोस्तों माइनॉरिटीज, जिसमें आप लोगों के आर्टिकल 29 और 30 जो है दोस्तों वो आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों इज इट क्लियर दोस्तों? तो संवैधानिक प्रावधान हो गए, प्रियम्बल में दोस्तों प्रावधान किया गया है, एफआर दोस्तों मौलिक अधिकार में प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहां पर मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 25, 28 दोस्तों वो तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे ही रहे हैं, वो दोस्तों आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोस्तों दे ही रहे हैं। दोस्तों साथ में यहां पर आप लोगों को मिल रहा है 29, 30 जो कि आपको अल्पसंख्यकों के अधिकार प्रदान करता है, और उसके तहत दोस्तों आपके इस धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों यहां अगर हम बात करेंगे, ये थे संवैधानिक प्रावधान दोस्तों, जहां पर आपने डीपीएसपी देख लिया, जहां पर आपने एफआर देख लिया, जहां पर आपने देख ली प्रियम्बल। अब दोस्तों जो दूसरा पक्ष था वो क्या था, न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से दोस्तों धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जो सेकुलरिज्म दोस्तों को इंश्योर करने का प्रयास किया गया है। तो वो कौन सा पक्ष है दोस्तों, तो वो पक्ष देख लेते हैं दोस्तों। यहां दोस्तों देखिए कौन सा पक्ष है न्यायिक निर्णय वाला दोस्तों, तो केशवानंद भारती बनाम केलराज दोस्तों, केशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 दोस्तों, जिसमें संविधान का मूल ढांचा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों प्रोपाउंड किया गया था, प्रोपाउंडेड। और दोस्तों इस मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा दोस्तों घोषित किया गया है, संविधान का मूल ढांचा, दैट सेक्युलरिज्म इज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, वो संविधान का मूल ढांचा जिसमें संसद संविधान संशोधन या जिसमें संसद द्वारा संशोधन नहीं किया सकता दोस्तों। संविधान का मूल ढांचा तो यही कहता है, संविधान का मूल ढांचा संसद की संविधान की मूल विशेषताओं में संशोधन करने की शक्ति को सीमित करता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन बेसिक फीचर्स में आती है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म आती है। तो ये एक न्यायिक व्याख्या है, जिस केस में दोस्तों आपकी जो धर्मनिरपेक्षता इसको क्या किया गया है, इंश्योर किया गया है। नंबर 2 दोस्तों एसआर बोम्मई मामला दोस्तों, एसआर बोम्मई मामले में जो 1994 में आया था, इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि अगर कोई राज्य धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं कर रहा है, इफ एनी स्टेट इज नॉट फॉलोइंग द फीचर ऑफ द सेक्युलरिज्म, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फेल हो चुकी हैं और उस राज्य में राज्य आपातकाल लगा दिया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई राज्य दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं करता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि वहां पर संविधान तंत्र विफल हो गया है और वहां राज्य आपातकाल स्टेट इमरजेंसी को लगाया जा सकता है दोस्तों। ये सब न्यायिक व्याख्या दोस्तों, दीज आर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस टू इंश्योर द सेक्युलरिज्म। जो इस धर्मनिरपेक्षता दोस्तों जिसे हम कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष दोस्तों, इसको क्या करती है, इसको इंश्योर करती है। नेक्स्ट दोस्तों यहां दोस्तों आपका ये हो गया दोस्तों केशवानंद भारती, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में शामिल है पंथ निरपेक्षता। यहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि धर्मनिरपेक्षता को मुख्य विशेषता के रूप में दोहराया गया, राजनीति में धर्म के दुरुपयोग पर रोक लगाई दोस्तों, और यहां पर कहा गया कि धार्मिक पक्षपात वाले राज्य सरकारों को बर्खास्तगी को संवैधानिक संतुलन के अनुरूप माना जाएगा। मतलब कहने का यह है कि आर्टिकल 356 यहां लगाया जा सकता है अगर कोई राज्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है तो। और क्या है धर्मनिरपेक्षता दोस्तों, अभी आप पढ़कर आए हैं, सभी धर्मों को समान महत्व देना, सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना दोस्तों, सभी धर्मों के समान उत्थान की बात करना दोस्तों, ये है पंथ निरपेक्ष दोस्तों, ये है, दिस इज द सेक्युलरिज्म। सभी धर्म, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों, राज्य का देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट,
राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देगा और सभी धर्मों के समान उत्थान के लिए दोस्तों, इक्वल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। ये दोस्तों यहां पर कहा गया है। और अगर कोई राज्य नहीं कर रहा है, ऐसा वो मैं मान लो दोस्तों, ऐसा वो मैं मामला दोस्तों, अगर कोई राज्य ऐसा नहीं कर रहा है तो उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल, जिसको आप लोग राज्य आपातकाल भी कह देते हैं, वो लगाने की संभावना है और वो लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों। तो यहां पर 356 का प्रयोग दोस्तों किया जाएगा। ये किस लिए कहा गया दोस्तों, ये कहा गया है धर्मनिरपेक्षता को इंश्योर करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अगला दोस्तों क्या है। अगला दोस्तों आप लोगों का देखिए दोस्तों, इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दोस्तों इमैनुअल बनाम केरला दोस्तों, ये दोस्तों वही मामला है इमैनुअल वाला, जिसमें आप लोगों के आर्टिकल 19(1) का इंटरप्रेट किया गया न्यायपालिका के द्वारा। ये दोस्तों वही मामला है जिसमें सवाल ये उठा था कि क्या अभिव्यक्ति करने के अधिकार में अभिव्यक्ति ना करने का अधिकार भी शामिल है, राइट टू एक्सप्रेशन में राइट नॉट टू एक्सप्रेस भी शामिल है दोस्तों। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ बिल्कुल शामिल है। इसमें वही मामला है इमैनुअल बनाम दोस्तों केरल राज्य वाला। यहां पर दोस्तों सेक्युलरिज्म को इंश्योर किया गया। यहां दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 दोस्तों, इसके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया गया है दोस्तों, यहां पर भी जो सेक्युलरिज्म दोस्तों उसको इंश्योर करने की बात की गई है। यहां जो कहा गया है कि न्यायालय ने मूल्य आधारित शिक्षा को बरकरार रखा, ये कहते हुए दोस्तों कि धर्मनिरपेक्षता दोस्तों धर्मनिरपेक्षता धर्म के अध्ययन की अनुमति देता है, लेकिन धार्मिक मतांतरण नहीं होना चाहिए दोस्तों ऐसे में। उदाहरण के लिए अगर बात करेंगे तो पाठ्यक्रम सभी धर्मों से नैतिकता सिखा सकता है बिना किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दिए दोस्तों, बिना किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दिए। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, सभी धर्मों के उत्थान के लिए राज्य द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। शायरा बानो बनाम दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया 2017 दोस्तों, ट्रिपल तलाक दोस्तों, 3 तलाक की हम बात कर रहे थे दोस्तों। यहां देखिए ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता में लैंगिक न्याय की स्थापना हुई दोस्तों। देखिए राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया गया, और अभी आपने कहा दोस्तों कि राज्य द्वारा, हमारे यहां दोस्तों वो कठोर विभाजन नहीं है दोस्तों, हमारे यहां पर वो रिजिड दोस्तों सेपरेशन ऑफ रीजन एंड स्टेट नहीं है, जो कि आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा दोस्तों। हमारे यहां पर समाज में सुधार के लिए दोस्तों ये प्रयत्न, ये प्रयास दोस्तों किए जा सकते हैं। और फिर दोस्तों ट्रिपल तलाक की हम जब बात करते हैं तो आपका सवाल उठता है कि सर क्या ट्रिपल तलाक, सर ये तो सर एक धर्म विशेष के लिए सर उनके धर्म में दखल देना हो गया। दोस्तों धर्म में दखल दे सकता है, अभी मैंने आपको स्पष्ट किया था कि धर्म के उन पक्षों में राज्य दखल देगा जो पक्ष जो हैं धर्म के गैर धार्मिक पक्ष हैं। धर्म के दोस्तों धार्मिक पक्षों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन हाँ दोस्तों राज्य जो है वो धर्म के गैर धार्मिक पक्ष या फिर जो नॉन रिलीजियस फैक्टर्स हैं उनमें डायमेंशंस में हस्तक्षेप कर सकता है, और दोस्तों करता है समाज में सुधार के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए दोस्तों। और उसी का एक एग्जाम्पल है ट्रिपल तलाक की समाप्ति। ये सारे दोस्तों आप लोगों के आपके दोस्तों जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगी, जिसके माध्यम से सेक्युलरिज्म को इंश्योर किया गया है। तो जो संवैधानिक प्रावधान हो गए, ये दोस्तों आप लोगों के जो थे न्यायिक दोस्तों इंटरप्रिटेशंस हो गई, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो हो गई, और इन इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से भी सेक्युलरिज्म को इंश्योर किया गया है। तो ध्यान रखें जो मोटी मोटी बातें हैं, समान महत्व, सभी के उत्थान के लिए समान रूप से कार्य करना, लेकिन राज्य का वो रिजिड डिवीजन नहीं है दोस्तों रिलीजन से कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कर सकता है, तो सामान्य कर सकता है, बिल्कुल करता है, लेकिन किसमें करता है, धर्म के गैर धार्मिक पक्ष में करता है, नॉट इन द रिलीजियस डायमेंशन। ये दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों अगला जो तीसरा पक्ष था सवाल का जो आपने देखा दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि हाल के राजनीतिक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं दोस्तों, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उनके माध्यम से भी आप बताइए कि किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता को इंश्योर किया गया। तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों कौन कौन से हाल के एग्जाम्पल दोस्तों। तो हाल के एग्जाम्पल दोस्तों ये हो गया आपका करंट अफेयर दोस्तों, ये है दोस्तों आपका करंट अफेयर्स। यहां दोस्तों आपका करंट अफेयर जुड़ जाएगा दोस्तों वक्फ बोर्ड, अभी आपने एग्जांपल दिया दोस्तों, वक्फ बोर्ड 2025 का तो हाल का एग्जांपल है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया है, राज्य द्वारा धार्मिक संपत्तियों के नियमन पर बहस हुई, जिसमें स्वायत्तता बनाम तटस्थता का प्रश्न उठा। न्यायालयों ने समुदाय विशेष का पक्ष लिए बिना निगरानी और संतुलन सुनिश्चित किया दोस्तों। अगेन धर्म का गैर धार्मिक पक्ष, नॉन रिलीजियस डायमेंशन ऑफ द रिलीजन दोस्तों। ये तो हाल का एग्जांपल जो आपके सामने चल रहा है दोस्तों वक्फ बोर्ड वाला। इसका दोस्तों अगर बात करेंगे तो मदरसास इन उत्तर प्रदेश दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों पर प्रतिबंध को रद्द किया दोस्तों, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आहत हो रही थी, उसको चैलेंज मिला दोस्तों, और उस चैलेंज को खत्म किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्णय को समाप्त करने के पश्चात, जो कि प्रतिबंध के माध्यम से लगाया गया था।
यहां दोस्तों अगर हम बात करें तो आर्टिकल 30 जो दोस्तों इसको जो डिफेंड करता है, आर्टिकल 30 साफ साफ कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थान खोलने और उसका प्रबंध करने का अधिकार है। दैट मींस माइनॉरिटीज आर हैविंग राइट टू स्टैब्लिश एंड टू डू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर इंटरेस्ट। और यहां दोस्तों राज्य का जो कानून है ये भी निरपेक्षता से बात करता है, ये भी बात करता है सेकुलरिज्म की। लेकिन दोस्तों राज्य द्वारा बनाया गया कानून कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के खिलाफ जा रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया टू इंश्योर दैट सेकुलर वैल्यू। नेक्स्ट दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 19 दोस्तों, जिसके माध्यम से आप यहां देखेंगे इसने बहस छेड़ी कि क्या धार्मिक रूप से चयनात्मक शरणार्थी नीति धर्मनिरपेक्ष के। दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है दोस्तों, आपको पता है सीएए की दोस्तों जब हम बात करेंगे तो सीएए में दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो दोस्तों अफगानिस्तान है, यहां से मुसलमान को छोड़कर, जो मुस्लिम दोस्तों उनको छोड़कर शेष सभी धर्मों को नागरिक अर्हताएं जो है दोस्तों वो दे दी गई हैं कि वे नागरिक बन सकते हैं, सिवाय दोस्तों मुसलमानों के। सरकार द्वारा तर्क दिया गया था कि जिन देशों से हमने इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का निर्णय किया है, उन देशों में मुसलमान जो हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो मेजॉरिटी में हैं। और ये मानना किसी देश के लिए कि उस देश में माइनॉरिटीज खतरे में ना होकर मेजॉरिटी खतरे में होंगी, ये दोस्तों थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है, थोड़ा हंसने वाली बात लगती है कि जिन देशों में मुसलमान दोस्तों मेजॉरिटी में हैं, ये सरकार का तर्क है दोस्तों कि जिन देशों में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं उन देशों में उनका शोषण हो, ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगती दोस्तों। इसलिए हम उन वर्गों को एक्सेप्ट करने वाले हैं नागरिक के रूप में जो मुस्लिमों को छोड़कर शेष किसी धर्म से बिलोंग करते हों। यहां भी दोस्तों यही प्रश्न था, क्या यहां पर सरकार ने सेकुलर पॉलिसी का अनुसरण किया है, क्या सरकार ने यहां पर धर्मनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया दोस्तों? तो ये सवाल यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है। तो ये भी हालिया ही है क्योंकि 2019 का है दोस्तों ये भी। तो यहां पर इसने यह बहस छेड़ी कि क्या धार्मिक रूप से चयनात्मक शरणार्थी नीति धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से मेल खाती है। यह सवाल दोस्तों यहां उठा था कि क्या सरकार की नीति धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत हैं उनसे मेल खाती है दोस्तों। राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों ने धर्मनिरपेक्षता मूल्यों के प्रति जनता की गहरी निष्ठा को दिखाया है, जो आपने देखा होगा मूवमेंट वगैरह जो चला था पूरे देश में। नेक्स्ट दोस्तों बिहार पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट 2024 में बिहार सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सभी धर्मों की शिक्षाओं को शामिल करने का निर्णय लिया दोस्तों। यह है दोस्तों हमारा प्यारा बिहार दोस्तों, जो कहता है कि सभी धर्मों की शिक्षाओं को शामिल करने का हम निर्णय लेते हैं ताकि अंतर धार्मिक सौहार्द को बढ़ाया जा सके, हार्मोनी दोस्तों बढ़ाई जा सके। आप दोस्तों इसका कॉन्टेक्स्ट डालेंगे दोस्तों, इसको आप अपने मेंस में डालेंगे। ये सारी बातें दोस्तों आपको दिखाती हैं कि हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष है, और केवल वो धर्मनिरपेक्ष ना होते हुए केवल धर्मनिरपेक्ष तो नहीं होकर ये दोस्तों क्या करता है, ये हमारे संविधान के ढांचे का एक मूल हिस्सा है दोस्तों, जिसको इंश्योर करने के लिए हमारा संविधान प्रतिबद्ध है। हमारी न्यायिक दोस्तों जो इंटरप्रिटेशन है दोस्तों, जो आपकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है दोस्तों, वो प्रतिबद्ध है, वो कमिटेड हैं। और साथ में जो हाल के डेवलपमेंट्स हुए हैं दोस्तों, इनमें भी आपको धर्मनिरपेक्षता या तो सेकुलरिज्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों यदि हम बात करेंगे दोस्तों निष्कर्ष की, अगर हम बात करें तो निष्कर्ष में आप क्या डाल सकते हैं। अब दोस्तों निष्कर्ष की बात करते हैं कि निष्कर्ष में क्या डालें, लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि रटिएगा नहीं दोस्तों, सिर्फ यहां पर एक मॉडल आंसर आपको मिल रहा है दोस्तों, ये मॉडल आंसर आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, रटिएगा नहीं दोस्तों। इस पर और सवाल बनते हैं तो इन डायमेंशंस का आप लगातार यूज कर सकते हैं दोस्तों। यदि हम बात करेंगे तो निष्कर्ष में आप ये डालेंगे, वसुदैव कुटुंबकम की भावना में निहित भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के बीच समानता, सौहार्द और न्याय को प्रोत्साहित करती है। इसका गतिशील स्वरूप सुधार सुनिश्चित करता है, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करता है और शासन को दिशा देता है। यह राष्ट्र को लचीला और समावेशी बनाता है, भले ही राजनीतिक चुनौतियां और क्षेत्रीय विविधताएं मौजूद हों या फिर सामने हो, जैसे कि बिहार में। ये दोस्तों आप लोगों का क्या है दोस्तों, ये आपका कंक्लूजन है, ये दोस्तों आपका निष्कर्ष हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका सवाल। मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो भी व्याख्या की गई उसको समझ रहे होंगे और जिस प्रकार से, लेकिन दोस्तों यही इंट्रो होगा जरूरी नहीं है सर, यही कंक्लूजन होगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, मेन बॉडी में जब हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे तो संवैधानिक प्रावधान तो यही होंगे। वहां पर आपकी प्रस्तावना भी दोस्तों, प्रियम्बल भी आएगी, वहां पर दोस्तों आपका आर्टिकल 15-16 भी, आर्टिकल 14-15 भी आएंगे दोस्तों, आर्टिकल 25 से 28 भी आएंगे, आर्टिकल 29-30 भी दोस्तों आएंगे, आपका डीपीएसपी आर्टिकल 44 भी आएगा दोस्तों। तो संवैधानिक प्रावधान दोस्तों ये आने वाले हैं। और दोस्तों न्यायिक व्याख्याओं में आपको केशव भारती डालना ही पड़ेगा, ऐसा दोस्तों बम्बई का मामला डालना ही पड़ेगा दोस्तों केरला का जो मामला है, इमैनुअल बनाम केरला दोस्तों आपको डालना ही पड़ेगा।
और जो हाल के दोस्तों घटनाक्रम है, ये करंट अफेयर तो आपसे छूते नहीं दोस्तों, करंट अफेयर को आपके सब्जेक्ट से जोड़कर ही पढ़ना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार के सवाल आपसे देखने को मिलेंगे आपके बिहार पीसीएस के मेंस में। तो तीनों पक्ष दोस्तों हमने समझा दिए। अब फिर दोस्तों एक बार और निष्कर्ष दोस्तों आपने बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर फिर से एक बार सवाल देख लीजिए, ताकि आपको अब जो आपने पढ़ा है दोस्तों इसको आप लोग पूरी तरीके से कर सकें। इंश्योर सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड लाइज दिस एसेशन इन लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हो गया। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स दोस्तों हो गया, एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दोस्तों ये भी आपका हो गया। तो धर्मनिरपेक्ष दोस्तों कैसे संवैधानिक तंत्र का एक मूल हिस्सा है दोस्तों, ये बता दिया आप लोगों ने। और बता दिया किस संदर्भ में, तो बता दिया आपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, बता दिया आपने संविधान के दोस्तों कॉन्टेक्स्ट में, दोस्तों बता दिया आप लोगों ने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो दोस्तों इंटरप्रिटेशन है उनके कॉन्टेक्स्ट में। ये दोस्तों आपका सवाल हो गया संपन्न। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल अब आप लोगों को दोस्तों, हालांकि हम लोग तो पहले बोर्ड काम किया करते थे, बोर्ड वर्क दोस्तों किया करते थे, लेकिन अब चूंकि आपने 15-20 क्लास कर ली है मेंस की, तो दोस्तों अब हम इस पैटर्न पे चलने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको अच्छा लगेगा, जहां पर आपके सामने इंट्रो भी है, कंक्लूजन भी है, मेन बॉडी भी है, सभी डायमेंशन जो हैं हम उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो डिस्कशन दोस्तों करना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली केवल हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आगे आते हैं तो आप लोग इन कंटेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंटेंट को यूज करने के लिए जरूरी है कि आपके पास उस कंटेंट की समझ भी हो, और वो समझ कैसी दोस्तों होनी चाहिए, वो समझ आपकी होनी चाहिए होलिस्टिक, रटने वाला मामला नहीं होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा, और डेली हम लोग इंट्रो देखेंगे दोस्तों, मेन बॉडी देखेंगे दोस्तों, और हम देखेंगे उसके जो निष्कर्ष हो सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके पहले जो क्लासेस हो रही थी उसमें आप लोगों के बोर्ड पर काम हो रहा था दोस्तों, वो आपके टॉपिक की समझ पर काम हो रहा था। यहाँ पर टॉपिक भी है, इंट्रो भी है दोस्तों, कंक्लूजन भी है, और सारी बातें जो हैं अब आपको एक चैनलाइज फॉर्म में दोस्तों मिल जाएंगी। एक जो आपका फॉर्मेट होता है दोस्तों आंसर वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। दोस्तों बीपीएससी मेंस के लिए आप कुछ जुड़ सकते हैं आप लोग हम लोगों से। हमारे द्वारा एक बहुत शानदार इनिशिएटिव शुरू किया गया है आपके एप्लीकेशन पर। जो भी छात्र दोस्तों 71 बीपीएससी का मेंस देने वाले हैं दोस्तों, हालांकि इक्वली इंपॉर्टेंट आप ये 72 बीपीएससी वालों के लिए भी है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, जिसका प्री हो रहा है दोस्तों, उसको तो ज्वाइन करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों जिसका प्री नहीं हो रहा है तो उसको अपनी अगले साल की स्ट्रेटेजी के रूप में इस बात को अपनाना चाहिए कि उसे इस साल अपना मेंस और अपना ऑप्शनल कवर कर लेना चाहिए दोस्तों। मेंस, ऑप्शनल और जो ऐसे राइटिंग है उस पर आपको अभी फिलहाल 4 से 5-6 महीने काम करना चाहिए दोस्तों, ताकि आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में, 4 महीनों में आप प्री पे अच्छे तरीके से फोकस कर पाएं। प्री क्वालिफाई करने के बाद आपने जो पढ़ा हुआ है मेंस आपका ऑप्शनल और दोस्तों आपका ऐसे, वो केवल प्री के बाद रिवीजन करने का एक विषय बच जाएगा, उसे आप दोस्तों जल्दी से कवर कर पाएंगे। तो अभी जरूरी है कि आप लोग एक ऐसी रणनीति बनाएं दोस्तों, एक ऐसी स्ट्रेटेजी पर काम करें जो स्ट्रेटेजी आपको मेंस में सफलता दिलाने वाली हो दोस्तों। तो इसके लिए हमारा दोस्तों उन्नति बैच है, इस उन्नति बैच से दोस्तों आप लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों। बीपीएससी उन्नति बैच दोस्तों, ये बैच आप लोग का मेंस क्रैश कोर्स है, प्लस दोस्तों आंसर राइटिंग प्रोग्राम है दोस्तों। ये इसमें एडमिशन आपके चल रहे हैं दोस्तों, इसमें आप ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें लेने के लिए आपको यूज करना चाहिए दोस्तों वेद लाइव कोड दोस्तों। वेद लाइव कोड यूज करने दोस्तों आपको ये जो बैच है ये बहुत ही न्यूनतम दामों में दोस्तों मिल जाता है। और दोस्तों वेद लाइव से आपको मिल जाती है मेरी मेंटरशिप दोस्तों, आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ मिल जाएगा, और दोस्तों आपको यहां मिल जाता है क्या दोस्तों, आपको मिल जाएगी मेरी मेंटरशिप दोस्तों। क्या मिल जाएगी दोस्तों? मेरी मेंटरशिप मिल जाएगी आप लोगों को। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं जब भी आपको समय लगे, जब भी आपको लगता है कि कोई सवाल है, कोई समाधान चाहिए आपको, कोई समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, सो आई विल बी देयर फॉर यू दोस्तों। मेरी मेंटरशिप और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप लोग वेद लाइव दोस्तों कोड का यूज करें। और दोस्तों यही है सारा सार दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा दोस्तों। और कैसा रहा दोस्तों सेशन, कैसा है दोस्तों ये इनिशिएटिव, बताइएगा आप लोग दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी दोस्तों आपके लिए, यदि आप लोग 2 घंटा मेहनत करते हैं किसी चीज पर, तो हम आपके लिए 6 घंटा मेहनत करते हैं दोस्तों। यही काम मैं पिछले 15 दिन से करवा रहा था मेंस दोस्तों, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद से समझ का जो स्तर है वो आपका बन चुका है। तो दोस्तों अब हम लोग इस पैटर्न पर काम करेंगे, जहां पर आपको मॉडल आंसर जो है वो लगातार मिलते भी रहेंगे। तो यहां पर आपने डिस्कशन भी कर लिया, और दोस्तों यहां पर आपने क्या, यहां पर आपने एक मॉडल आंसर कैसा हो सकता है दोस्तों, आपने उसको भी देख लिया। हमने पूरी बात को कवर कर लिया इस पूरे प्रश्न के माध्यम से। तो कैसा रहा सेशन दोस्तों ये बताइएगा, और दोस्तों ये भी बताइएगा कि और क्या सुधार हो सकता है, या आपको और क्या बातें चाहिए आपके इस मेंस के संदर्भ में दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बाकी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, जो भी 75 दोस्तों बीपीएससी दे रहे हैं मेंस, और जो छात्र अगले साल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनका भी मेंस इस साल तैयार हो जाना चाहिए। अगले 6 महीने दोस्तों आपका मेंस, ऑप्शनल और एसए के लिए ही समर्पित होना चाहिए दोस्तों। मई के बाद हम लगेंगे फिर प्रीलिम्स में दोस्तों, फिर तो हम प्री में लगेंगे।
लेकिन अभी आपका उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों केवल और केवल क्या, मेंस। तो लेना कैसे आप लोगों को मेंस, अगर हम बात करेंगे सर कैसे लेना है उन्नति बैच को, सर कैसे ज्वाइन करना है दोस्तों, तो उन्नति बैच दोस्तों लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है दोस्तों, जाना है स्टडी आईक्यू दोस्तों, यहां जाएंगे आप स्टडी आईक्यू पे, यहां दोस्तों आपके सामने आएगा स्टडी आईक्यू आईएएस बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर यूपीएससी आईएएस एंड दोस्तों स्टेट पीसीएस, दोस्तों इसको क्लिक कीजिए। यहां दोस्तों आपके सामने आएगा अपना प्यारा स्टेट पीसीएस दोस्तों, स्टेट पीसीएस पे क्लिक करेंगे आप लोग दोस्तों, तो स्टेट पीसीएस में यहां पर आएगा दोस्तों अपना प्यारा बिहार दोस्तों, अपना प्यारा बिहार पीसीएस दोस्तों, कहां चला गया दोस्तों, ये रहा दोस्तों बिहार पीसीएस आरंभ 11.0 दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के, यहाँ दोस्तों आप लोगों के और कोर्सेज भी होंगे। यहाँ है दोस्तों हमारा प्यारा बिहार दोस्तों, ये रहा दोस्तों बिहार अपना दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये रहा दोस्तों हमारा उन्नति बैच दोस्तों। उन्नति बैच जो है ये दोस्तों आप लोगों का मात्र दोस्तों मिल रहा है आपको 8,999 दोस्तों, यानी कि मात्र दोस्तों 9,000 में मिल रहा है, लेकिन 9,000 में दोस्तों नहीं लेना आप लोगों को। यहाँ दोस्तों आपको कोड यूज करना है वेद लाइव दोस्तों। कौन सा कोड दोस्तों यूज करना है, कोड यूज करना है वेद लाइव, जिससे दोस्तों आपका ये जो डिस्काउंट है ये और हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, तो वो ऐसे होगा, तो आप यहाँ पर बाय नाउ पे जाएंगे दोस्तों, बाय नाउ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपना नंबर दोस्तों, ये नंबर दोस्तों डाला हुआ है दोस्तों, इसको डालना है दोस्तों, कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आया होगा मुझको दोस्तों एक ओटीपी दोस्तों, मुझे यहाँ पर अपना एक ओटीपी डालना मांगता है दोस्तों, सो आई हैव टू पुट माय ओटीपी, और दोस्तों ओटीपी है ये दोस्तों, ये दोस्तों ओटीपी है दोस्तों, ये आपका बैच हो गया दोस्तों मात्र 7,999। देखिए दोस्तों इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा दोस्तों, इतना डिस्काउंट जो है दोस्तों, इतना डिस्काउंट अब आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर है बाबू भैया, तो ये है दोस्तों आप लोगों का डिस्काउंट। तो पूरा मेंस दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर होगा, जो चीजें आपको मिल रही हैं दोस्तों उनसे निश्चित रूप से दोस्तों ज्यादा चीजें आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिलती हैं दोस्तों। आपको मिलती है मेंटरशिप दोस्तों, तो ये सब चीजें जो पाने के लिए आपको उन्नति बैच से जुड़ना चाहिए। तो ये हमारा मेंस बैच है, ये जानकारी दोस्तों। और बाकी बताइए सेशन कैसा रहा है ना, और दोस्तों क्या सुधार चाहिए आप लोगों को। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक दोस्तों नया सवाल दोस्तों, नया डायमेंशन, नया इंट्रो, नया दोस्तों कंक्लूजन, और नई दोस्तों मेन बॉडी, किस प्रकार से हम लोग दोस्तों सवालों पर काम करेंगे, जहां डायग्राम भी दोस्तों यूज कर सकते हैं, उन पर भी हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। जहां हम लोग डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, जहां पर हम लोग फ्लो चार्ट दोस्तों यूज कर सकते हैं, वो भी दोस्तों हम सीखेंगे। लेकिन अभी दोस्तों हम लोग शुरुआत से शुरू कर रहे हैं इस सवाल से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में एक नए सवाल के साथ दोस्तों, विभिन्न जो डायमेंशन उनके साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद दोस्तों।